Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. Let's start the chapter now. In addition, the paddy fields no longer teem with fish that the villagers used to catch, dry, and store and supplement their diet. They saw the chemical fertilizers and pesticides do not allow fish to survive. Another change is in the farmyard manure. In the past, farmers applied organic manure in their fields, which they claim used to lower the incidence of pest attacks. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. साथ में जब पैडी फील्ड्स जब वो क्या कर रहे हैं, रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं, एक ही क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें जो फिश, जो विलेजेस में जो फिशेस आती थी, ठीक है, और उनको कैच करते थे, उसको सुखाते थे और फिर स्टोर करते थे अपने खाने के लिए. तो उसमें अब क्या हो रहा है, वो पानी में भी क्या हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स चले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिश जो है वो क्या हो जा रही है, सर्वाइव नहीं कर पा रही है. और दूसरा चेंज क्या हुआ है उनके मतलब ये यहाँ पर आपका एक ही क्रॉप यूज़ करने की वजह से, तो उनका जो फार्म यार्ड मैन्योर है, ठीक है, जो जो वो लोग यूज़ करते थे, वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है. पहले जब फार्मर यूज़ करते थे, वो अपना ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते थे, जिसमें उनका कहना है कि पेस्ट अटैक्स जो रहता था वो ज़्यादा उस वक्त पे नहीं हुआ करता था, ठीक है. लेकिन अब जो है वो उनका फार्म यार्ड मैन्योर भी क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा अलग हो गया है. फाइनली द मॉडर्न फार्मिंग practices that they have adopted have made them more dependent on traders. They know they now have to buy improved seeds, fertilizers, pesticides, etc. from the market. Previously, they used to store and produce whatever they needed, traditional seeds, organic produce farming at the level at the for farming at the household level. ठीक है, अब देखिए, अब फाइनली जो मॉडर्न फार्मिंग है, वो मॉडर्न फार्मिंग की जो प्रैक्टिस कर रहा है और वो एक बार उसको अडॉप्ट कर लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है उसी मॉडर्न फार्मिंग में. पहले जब होते थे तो वो क्या करते थे, अपना अपना खुद का सीड जो रहता था उसको स्टोर करते थे और फिर बाद में उसको प्रोड्यूस करते थे, जो ट्रेडिशनल सीड्स के रूप में, ठीक है. लेकिन जब से उन्होंने क्या मॉडर्न फार्मिंग अपनाई है, इम्प्रूव्ड सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हो गया, वो उन्हीं के साथ में अब काम करते हैं और उसके ऊपर क्या हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं. नेक्स्ट देखिए, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर. Globalization is the process in which a country's economy is integrated into the world economy. The main objective of globalization is to reduce trade barriers so that goods can move freely from one country to another. Today, agriculture has become a commercial enterprise. The developed countries have taken a number of steps to strengthen their food security and control the trade in agricultural commodities. We will now discuss how this is being done. ठीक है, अब देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. जब कोई ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या है, आपका एक प्रोसेस है जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में बनाए रखता है, ठीक है, बनाए रखता है, इंटीग्रेट करके रखता है. अब ग्लोबलाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स. ठीक है, ट्रेड करने से, कोई भी चीज़ को ट्रेड करने से आपका जो भी बैरियर्स आते हैं उनको कम करना और अच्छे तरीके से एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ पे हम ट्रेड कर सके, ये है आपका ग्लोबलाइजेशन का मतलब. अब आज के टाइम पे एग्रीकल्चर जो है वो क्या हो गया, एक कमर्शियल एंटरप्राइज हो गया है और कंट्रीज जो है वो डेवलप कर रही हैं. ठीक है, द कंट्रीज डेवलप हैव टेकन अ फ्यू स्टेप्स. ठीक है, अब जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वो उन्होंने क्या लिया है, स्टेप्स लिए हैं ताकि वो अपनी फूड सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन बना सके. फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके, ये चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ डेवलपमेंट, कुछ स्टेप्स लिए हैं. ठीक है, और जो ट्रेड है, कंट्रोल, जो ट्रेड है, एग्रीकल्चर का जो ट्रेड है, उसको भी यहाँ पर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके. अब यहाँ पर नीचे में देखते हैं कि क्या क्या है वो चीज़ें हैं. The developed countries heavily subsidize agriculture operations for their farmers. For example, the USA subsidized paddy and wheat cultivation by 47%, the EU by 48% and 32% respectively, and Japan by 89% and 99% respectively.
These subsidies lower the cost of production of farmers in these countries or even completely cover them. Lower production costs allow them to export their produce at a lower cost. They are thus able to generate demand for their agricultural commodities in the international markets. अब देखिए क्या हो रहा है, बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ सब्सिडी दी है फार्मर्स को एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आप लोगों की गैस सब्सिडी आती है ना, ठीक है, कुछ हम लोग पैसा पहले देते हैं, फिर जो कुछ अमाउंट जो रहता है वो हमको क्या मिल जाता है, वापस मिल जाता है। उसी तरीके से उनको एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी गई है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे यूएसए ने पैडी और वीट कल्टीवेशन के लिए 47% की सब्सिडी दी है। ईयू, शायद ये यूरोप है, उन्होंने 48% दिया है और 32% दिया है। जापान ने 89% दिया है, 89% और 99% तक भी दिया है, ठीक है। अब ये जो सब्सिडीज हैं वो क्या करती हैं, वो उस कंट्री के फार्मर्स का जो कॉस्ट रहता है, ठीक है, वो क्या करती है, कम्प्लीटली कम, मतलब कम कर देती है, और हो सके तो पूरा का पूरा कवर कर देती है, जिससे फार्मर्स को क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, लोअर होगा, तो वो एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे वो लोग, ठीक है, फार्मर जो है वो एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है वो पहुंच जाएंगी, ठीक है। The developing countries are not in a position to subsidize their agriculture. Far from giving subsidies, the government in India by various means taxes paddy by 1.17% and wheat by 3.38%. This makes our produce expensive. That is why the agricultural produce of developing countries cannot compete in the international markets. Despite the protest of the developing countries, the developed countries continue to subsidize their agriculture. Now, under globalization, policies developing countries like India have to allow agricultural produce of developed countries to be sold in their markets. This will have the effect of reducing the price of agricultural products when the cost of inputs are rising and making farming uneconomical. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया जो है या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इस पोजीशन पे नहीं है कि वो एग्रीकल्चर को सब्सिडी जो है वो दे सके, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, टैक्सेस लेती है वेरियस मीन से, पैडी के लिए 1.17% और वीट के लिए 3.8% करीब, ठीक है, जिसकी वजह से फार्मर्स को ये जो प्रोड्यूस रहता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है डेवलपिंग कंट्रीज का, वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या हो गया, प्रोडक्ट जो है वो आपका यहाँ पर एक्सपेंसिव भी हो गया है और ना ही फार्मर्स उसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने बहुत प्रोटेस्ट किया था इस चीज़ के लिए भी कि वो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो अपने एग्रीकल्चर को सब्सिडी जो है वो उसको कंटिन्यू ना करें, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू रखा है। और अब ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज क्योंकि अब डेवलप हो रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तो इंडिया को भी क्या करना पड़ रहा है, अलाउ करना पड़ रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को इंडिया में सेल करने के लिए, जिसकी वजह से ये जो अफेक्ट है, प्राइस का जो अफेक्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, वो क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाता है, फार्मिंग क्या हो जा रही है, बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जा रही है। वी आर नाउ seeing unprecedented increases in agricultural productivity through biotechnological research and development. Biotechnology helps to change the genetic makeup of living organisms by introducing special characteristics or properties of their genome. Agricultural production is seeing undreamed of increases with new strains of food grains and vegetable crops, as well as new kinds of fertilizers, pesticides, and plant nutrients. Technology is no longer limited to the laboratory. It is now a huge commercial enterprise. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम लोगों ने इतने सारे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में जो इंक्रीजेस देखा है वो किसके थ्रू देखा है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू देखा है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करता है जेनेटिक, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जेनेटिक का मेकअप करने के लिए, ठीक है, जेनेटिकली उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जिसके जेनेटिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया जाता है, जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनके जेनेटिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है, और वो बायोटेक्नोलॉजी ही उस चीज़ को चेंज करने की में मदद करता है।
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो अब जो है वो बहुत सारे ऐसे चेंजेस देख रहा है, और बहुत सारा जो फूड ग्रेन है, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, और बहुत सारे अलग अलग काइंड्स के क्या आ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और प्लांट न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी जो है वो एकदम लिमिटेड नहीं रह गई है लेबोरेटरी में, अब उसको बहुत ज़्यादा कमर्शियल बनाया जा रहा है ओवर और ऑल ओवर द वर्ल्ड पे। अब क्या हो गया है, सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में ये सारी चीज़ें नहीं होती, अब पूरा का पूरा क्या होता है, हर जगह पे ये होता है। Over $5 billion have been invested in the industry. Companies producing genetically modified seeds and other agricultural inputs spend 4 to 5 crore rupees every year on research and development alone. In the Western world, there are over 300 scientific enterprises involved in such research. Many of them have been acquired by multinational corporations such as Allied, Sinomate, Chevron, DuPont, Siga Geigy, etc., and have now stabilized their monopoly in the industry. The situation today is that the firm that sells genetically modified seeds also sells the new fertilizers and pesticides that ensure their high yield. Farmers have no option but to buy all their inputs from the same company, making them totally dependent on the foreign multinational. This dependence increases the cost of production of agricultural commodities in developing nations. अब देखिए, करीब $5 बिलियन जो हैं वो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए जाते हैं, और कंपनीज जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कंपनीज जो हैं वो सीड्स और एग्रीकल्चर इनपुट्स जो देती हैं, वो करीब हर साल 4 से 5 करोड़ रुपए इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, अब वेस्टर्न वर्ल्ड में की अगर बात की जाए तो करीब 300 साइंटिफिक एंटरप्राइजेस हैं और इस रिसर्च पे इन्वॉल्व है। बहुत सारे जो है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जैसे कि अलाइड हो गया, साइनामाइड हो गया, शेवरॉन हो गया, ड्यू पॉइंट हो गया, ठीक है, सीगा बैगी हो गया। ये सभी जो है वो क्या है, आपका कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो कि उनके ऊपर डिपेंड करती हैं, और फिलहाल वो अभी क्या हो गई हैं, काफ़ी स्टेबलाइज्ड हो गई हैं अपनी इंडस्ट्री में। ये जो सिचुएशन है फर्म की जेनेटिकली, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं वो काफ़ी हाई यील्ड के हैं, और फार्मर्स अब आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, और वो सेम कंपनी से अपने अपने जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उनको खरीदते हैं, जिसकी वजह से वो टोटली क्या हो गया है, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, और उस इसी वजह से उनका जो क्रॉप्स का जो मीन्स उनका जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।